तो उस इंतजार में मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बातें करूं, तो फिर मैं अपनी कहानी बनाना शुरू कर दिया मैंने कि हम लोग पिछले 28 साल से क्या कर रहे हैं। बट थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? सॉरी फॉर लेट। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बल्कि नेटवर्क इशू था, और एक्चुअली में मैं जो इंस्टाग्राम है वो लाइव को ज्वाइन फर्स्ट बार कर रही है। लाइव तो किया बट ज्वाइन नहीं किया, तो इस सब हो चलिए, गया। हर चीज का फर्स्ट होना चाहिए। मैंने अभी आपके बारे में बात कर रही थी और मैं आपके बारे में बता रही थी, तो उसमें बहुत सारी फर्स्ट चीजें हैं, यू नो। तो हाँ। ये भी एक पहला फर्स्ट हो गया आपका। हमारे हैप्पी बर्थडे वाले दिन आपने इंस्टाग्राम पहली बार ज्वाइन किया। तो मनीषा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है ना। आप लॉयर है, लेखक है, कवि है, वक्ता है, आप आंदोलन चलाती हैं, आपकी संस्थाएं हैं, बहुत सारी चीजें सुनी है। लेकिन उनमें सब में घुसने से पहले उनके सबके बारे में बहुत हम विस्तार से बातें करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने बारे में 3 शब्द बताएं, ऐसे 3 शब्द जो आपके एसेंस को, आपको परिभाषित करते हैं, तो आप कौन से शब्द चुनेंगे? हाँ, मैं शब्द चुनूंगी मेरे लिए। एक तो जो मतलब लाइट, होप, उम्मीद। और उम्मीद। हाँ, जो दूसरा जो है, जैसे लाइक मेरा नाम मनीषा मशाल है, तो जो खुद जड़ के दूसरों को रोशनी देती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मशाल। बहुत बढ़िया। ठीक है। और और तीसरा? तीसरा जो है, मैं मेरे लिए शब्द चुनूंगी एक अंतिम से भी, जो अंतिम है उससे उठकर जो एक सोसाइटी के सामने आके खड़ा हो जाता है। इसके जो बारे में सबसे थोड़ा सा और बताओ। अच्छा, जो एक ऐसी चीज जो इतनी दूर है, बहुत दूर पड़ी है, जिसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल है, बट वो एक्सेस करके वो लोगों के सामने खड़ी हो जाती है। क्या बात है! मतलब कि आप कह रही हैं कि चाहे कितना भी दूर हो, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगी और उस लक्ष्य को सिर्फ अपने लिए नहीं हासिल करेंगी, पर अपने सारे समुदाय के लिए भी आप उसको एक्सेसिबल बनाएंगी। हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड। मशाल क्यों चुना आपने? लाइक जैसे हमारी जो सोसाइटी है, मतलब वो इतनी होपलेस हो चुकी है कि हमारी जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको लगता है उनका जो ट्रस्ट है वो हर कोई लाइक उनके साथ आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, बट उनका कुछ चेंज नहीं होता, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। बट एक मतलब उनके लिए एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा इंसान जो खुद के पास बिना कुछ भी हो वो खुद जले और उनको रोशनी प्रदान करे। क्या बात है! बहुत अच्छा। और उम्मीद? उम्मीद है कि लाइक हमारा जो एक्सेस टू जस्टिस है, लाइक सिर्फ हम एक एक दिए की तरह जल रहे हैं, मतलब दूर से हमें दिख रहा है कि हाँ कोई दिया जल रहा है, बट उसकी रोशनी हमारे तक नहीं है। बट फिर भी हम सोचते हैं कि हाँ उस रोशनी को हम एक दिन हमारे सामने देखेंगे। क्या बात है! मतलब जब उम्मीद का दामन थामा है हमने, तो बस कोई भी लक्ष्य हमारे लिए बहुत दूर नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपनी मशाल की खुद मशाल बन उसकी रोशनी में खुद भी आगे बढ़ेंगे और सबको आगे बढ़ाएंगे। क्या बात है! बहुत अच्छा। तो ये शब्द क्या आपने अभी चुने हैं, या ये शब्द आपके पास में आपके बचपन से है? ये सब जो है मेरे पास में एक्चुअली में जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, और मैंने जो मेरे सोसाइटी में जो मैंने मेरे आसपास देखा है और उसको हम्म। जो फील किया है, और किस तरीके से बचपन से ही मतलब हम्म। स्कूल में एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हम सबको पता है कि हम वहाँ पे कुछ नॉलेज लेने के लिए जा रहे हैं, बट हमें ये भी पता है कि वहाँ पे हमें एक नॉलेज ना मिलके एक लाइक हमें वहाँ पे कुछ ऐसा सिखाया जाएगा जिससे हम एक पूर्ण व्यक्तित्व फील करेंगे, अपने आप में कुछ स्वतंत्र फील करेंगे कि ये हमारे राइट है, ये एजुकेशन है मेरे पास, अब मेरे पास पावर आ जाएगी क्योंकि मैं एक एजुकेटेड पर्सन हो जाऊंगा। बट एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाकर के हमारे साथ जो टीचर हमें बताते हैं कि हम अछूत है,
और हमें कोई अधिकार नहीं है यहाँ आने का। और अगर हम यहाँ पे आ गए हैं तो हम क्यों, मतलब एक मेरा पर्टिकुलर जो नाम है इस कम्युनिटी का, तो मैं मेरी आइडेंटिटी क्यों नहीं वहां पे शो कर रही हूँ कि मैं बहुत दबी कुचली चीज हूँ। तो मैं यहाँ पे क्यों क्लास में सामने आके आगे बैठ रही हूँ? अच्छा, क्योंकि मुझे बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ये राइट नहीं है। तो जब स्कूल में इस तरीके का जो बर्ताव मैंने देखा, जो मेरा ओन एक्सपीरियंस रहा है, जब मैं 3rd क्लास में थी, तो उस टाइम से जो मैंने रियलाइज किया कि क्यों एक दलित समुदाय, दलित में भी महादलित समुदाय, गांव के जो बस्ती है वो बस्ती, एक दलित समुदाय की जो बस्ती है वो गांव से बाहर है, 5-7 घर हैं उस बस्ती में, उन लोगों के बहुत मिट्टी के घर हैं और उनके पास बड़े बड़े बिजनेस नहीं है, उनकी बड़ी बड़ी खोटियां नहीं है और वो दूसरे पे निर्धारित हैं। तो उनके बच्चों को स्कूल टीचर किस तरीके से बिहेवियर करता है, क्योंकि ये बच्चे उन स्कूल टीचर्स के लिए दूध और लस्सी नहीं ले जाते थे, जो अपर कास्ट स्टूडेंट थे वो ही उनको ये दे पाते थे, क्योंकि उनके कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा था इन स्टूडेंट से जो टीचर थे। तो उन ये सब एक्सपीरियंस देखने के बाद जो फिर मैं ये महसूस करती थी कि मैं तो ड्रॉप आउट नहीं होंगी, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, और क्योंकि मैं मेरे जीवन में नहीं बदलाव करना चाहती, मुझे दूसरों के जीवन में बदलाव करना चाहती हूँ। और मैं ये भी रियलाइज करती थी कि मैं स्कूल तक आई हूँ, मुझे ये रियलाइज हुआ, और अगर मैं ज्यादा एजुकेटेड हो जाऊंगी तो मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत सारी चीजें पता चलेगी। पर कहीं ना कहीं मेरे जो मदर फादर है उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, और उसकी वजह से वो हर दिन इसको फेस कर रहे, बट इसका समापन कैसे होगा, इससे कैसे लड़े, शायद उनको नहीं पता चला, और उनको ऐसा फील भी नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं होगा कि वो शेयर करें। क्योंकि मैं इतनी एजुकेशन के द्वारा इतनी एम्पावर होंगी, मैं खुद मेरी कलम से लिखूंगी ये जो मेरे एक्सपीरियंस है, शायद वो मेरे जो मदर फादर थे उनको। इसलिए मैं मेरी गांव की वो पहली लड़की हूँ जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में गई दलित बस्ती में से। बहुत मतलब गदगद हृदय, गदगद हृदय, सच में मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि इस तरह की हिम्मत ही मिसाल बन सकती है। इस तरह की एक जो लगन, इस तरह की एक हिम्मत हो, वही आगे बन के, जैसे आपने कहा मशाल बन, तो वो आप इसी तरह से मिसाल बन सकती है। और आपके साथ में मेरे को आई एम श्योर कि बहुत से लोग प्रेरित हो रहे होंगे, हर समुदाय के लोग प्रेरित हो रहे होंगे, क्योंकि लड़की होना अपने आप में ही हम एक त्रासित जाति जिसको कह सकते हैं वो ही है, और उसके अंदर में बहुत सारे हमारे लेयर्स है जिसको हम स्ट्राटा बाय स्ट्राटा हमें देखना है, क्योंकि किसी एक का एक्सपीरियंस है, किसी एक का अनुभव दूसरे के अनुभव के साथ में मैच नहीं हो सकता है। किसी एक समुदाय का अनुभव दूसरे समुदाय के अनुभव के साथ में नहीं जुड़ सकता है। उसमें कॉमनैलिटीज हो सकती है ना, उसमें एक तरह की तारें जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन उन तारों के अंदर से उठने वाली तरंग जो है वो हर समुदाय की अपनी अलग है, और उसको पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए आप अपनी जो कलम से आप लिखती हैं, जो आप अपने खुद के अनुभव जो लेके आ रही हैं बाहर, जो खुद के एक्सपीरियंसेस से इन्फॉर्म्ड हो रही हैं, तो मैं इसको लिंक करना चाहती हूँ कि आप लॉयर भी हैं। हाँ जी, आप लॉयर हैं, है ना? हाँ जी, आपने लॉ पढ़ी है ना? हाँ तो जी, मैं ये जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जब काम किया था जुडिशरी के साथ में, तो हम लोगों ने एक क्या कहते हैं कि हमने इसी बात पे काम किया था कि आपके सामने कानून है ना? कानून लिखा हुआ है, लेकिन कानून का इंटरप्रिटेशन करना आपके मनोस्थिति, आपकी किस तरह मनोवृत्ति, आपकी मनोस्थिति, आपकी क्या समझ है, आपका क्या एक्सपोजर है, आपके बायसेस हैं, आपके क्या अजम्पशंस, उनके ऊपर बहुत आधारित है। आप किस तरह से, और हमको पता है, हमारे पास में बहुत सारे ऐसे निकले हैं, जजमेंट्स आई हैं हमारे पास में, जिसमें साफ दिखता है कि समुदाय की समझ ना होने की वजह से जजमेंट जो है वो स्क्यूड है, जैसी नहीं होनी चाहिए, है ना? तो मैं और हमने जो एक प्रोग्राम रन किया था जुडिशरी के साथ में, उसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज ये करी थी मनीषा, की हमने जजेस के साथ में, जुडिशियल एजुकेटर्स के साथ में, हमने सिविल सोसाइटी के जो काम आपके जैसे, हमारे जैसे हम लोगों को हमने जोड़ा था
कि सिर्फ कानून के अक्षरों को मत देखो, कानून के जिसका कानून ने भला करना है उसकी जिंदगी के, उसकी अवस्था के, उसके सारे जो वहाँ पे तारे हैं जिनसे उनका समुदाय बुना गया है उनको पहले समझो, फिर आगे से जजमेंट दो। तो मैं वापस आपके पास में इस बात को लाना चाहती हूँ कि जब आप कानून पढ़ रही थी उस टाइम का कोई एक्सपीरियंस बताइए जब आपको लगा होगा कोई जजमेंट को पढ़ के या किसी कानून को पढ़ के कि आप इसको किस तरह से खोल सकती है या बदल सकती है कुछ, मतलब आई एम श्योर कि बहुत सारे आपके रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्सेज हुए होंगे वो पढ़ाई करते समय, तो उसके बारे में अगर आप कुछ शेयर। हाँ, जब मैं लॉ पढ़ रही थी तो एक्चुअली में मैं ये देख रही थी कि जजमेंट की जो बात करेंगे हम कि बहुत सारी ऐसी जजमेंट है वैसे, तो जैसे कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पहले से ही ग्राउंड लेवल पे जो जो मैं एज ए एक्टिविस्ट काम कर रही थी, और इससे पहले मैंने लॉ से पहले डबल मास्टर किया है, मास्टर वीमेन स्टडी में किया है मैंने और जर्नलिज्म। उसके बाद फिर मैंने, मुझे कॉम्प्लेक्स हो रहा है आपसे बात करके तो फिर मैंने जब देखा, मतलब ये जो मेरा एक्सपीरियंस था फील्ड में, अभी तक मैंने 200-300 केस ऐसे हैं जो मैंने मेरे हाथों में, मतलब उनको जजमेंट आते हुए देखा, उनमें फैक्ट फाइंडिंग, विक्टिम का जो कंडीशन, और जो मतलब जुडिशरी सिस्टम जो है हमारा, कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, अधिकारियों के साथ जो क्या रवैया है, फैमिली के साथ, जब एक फैमिली प्रोटेक्ट अपने धरना प्रदर्शन कर रही है, उनकी बच्ची की जान गई है, उस समय पे पुलिस अधिकारियों की मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और वो क्या रवैया एक विक्टिम फैमिली के साथ करते हैं। तो ये जो कंडीशन है इसको मैंने मतलब सरेआम मेरी आंखों से देखा, उसको मैं चश्मदीद गवाह हूँ इन कंडीशन की। और जो मैंने खुद देखा है कि किस तरीके से पुलिस अधिकारी एक विक्टिम फैमिली के साथ उनको कास्ट अब्यूज करते हैं, किस तरीके से गलत डेट में एफआईआर लिखी जाती है। जब मैं कानून पढ़ रही थी तो मैं देख रही थी कि कानून एक ऐसी पावर है, मुझे लगा कानून पढ़ते हुए मैं ऐसा फील करती थी कि ये एक ऐसी पावर है, अगर किसी के भी हाथ में आएगी तो डेफिनेटली उसके लाइफ में बहुत बदलाव हो सकता है। क्योंकि जब हम कानून की परिभाषा पढ़ते हैं, एक महिला और एक दलित महिला जब कानून में जाती है, उसकी प्रक्रिया में जाती है और उस कानून को पढ़ती है और उसकी परिभाषा को समझती है, तो उसे लगता है कि उसके पास बहुत बड़ी पावर है और वो इस पावर के द्वारा बहुत कुछ कर सकती है। मतलब जब जो हमारे कानून में लिखा गया है जो वो इतना स्ट्रोंग है, इतना पावरफुल है। धाराओं में तो ये भी लिखा गया है कि आपके कोई दुपट्टे को अगर कुछ कोई छूता है तो उसके खिलाफ ये एक्शन होगा, अगर कोई व्हीकल ऐसे चला रहा है तो उसके खिलाफ ये एक्शन होगा। तो मतलब बहुत सारी ऐसे लॉज हैं कि कंप्लेंट करेंगे आपको तुरंत 154 के तहत आपको एफआईआर का कॉपी दिया जाएगा। बट रेगुलरिटी में ऐसा नहीं हो रहा है। और SC/ST एक्ट अपने आप में इतना मजबूत जो कानून है, जो हमें बहुत हर तरीके से सक्षम बनाता है। जो पोक्सो एक्ट है उसको आप पढ़ेंगे तो मतलब इतनी सारी पावर है, इतने सारे राइट है। इन सारे राइट को, कानूनों को देखते हुए तो हमें कहीं पे भी ये नहीं लगता कि हम कमजोर हैं और हम असहाय हैं या हमें किसी चीज की जरूरत है। मतलब जस्टिस को पाने के लिए हमें बहुत सारे पैसे होने की जरूरत नहीं है। कानून हमें ये सिखाता है, कानून हमें ये बताता है। बट जब हम वास्तविकता में जाते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं, हम देखते हैं कि एक पुलिस अधिकारी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक डीएसपी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एसपी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक डीसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब ये जो सारे संस्थान है अपने आप में ये बहुत बड़ी पावर रखते हैं और ये बहुत इनके द्वारा हमें बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसके पास जाएंगे पहले हम, फिर किसके पास जाएंगे। बट ये सारे अगर हम वास्तविकता में आ जाते हैं, जब हम किताबों से बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया में आते हैं, एक तरफ तो हमने कानून पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया कि हाँ हमारे पास बहुत, ये लगता है कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, अब मेरे साथ ये अत्याचार नहीं होगा। कि क्या अभी भी कानून पढ़ने से क्या जो लॉयर महिलाएं हैं उनके साथ सेक्सुअली वायलेंस नहीं होता कोर्ट में? क्या उनके साथ सेक्सुअली अब्यूज थान में जाकर के महिलाओं को कहीं
कहीं पे भी सिक्योरिटी नहीं है। अगर वो एजुकेशन संस्थान में है, क्या जो प्रोफेसर महिलाएं हैं वो इसका शिकार नहीं हो रही है? जरूर हो रही हैं वो। क्या जो पुलिस ऑफिसर महिलाएं हैं, क्या वो हिंसा की शिकार नहीं हो रही है? जरूर हो रही हैं वो। क्या जो जज महिलाएं हैं, क्या उनको फेस नहीं करना पड़ रहा होगा? जब एक पुलिस ऑफिसर महिला के पास उसकी वर्दी भी है और वो मुझे फोन करके बोलती है कि मैडम मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, तो मैं एकदम के लिए बिल्कुल चुप हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या क्या करूँ, उसको क्या रिप्लाई दूं। मतलब इसके पास तो इसकी वर्दी भी है जिसको देख के मतलब इतना दबदबा है दुनिया में कि पुलिस ऑफिसर है वो, है और इतने बड़े रैंक की पुलिस ऑफिसर है, और मैं एक आम एक्टिविस्ट, मैं उसकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? मतलब ये अंदाजा लगा सकते हैं एक दलित महिला, एक वो ऑफिसर हो जाने से भी, उसको पद मिल जाने से भी, उसको वर्दी मिल जाने से भी, उसको कानूनों की नॉलेज मिल जाने से भी वो इतनी असहाय है कि उसके जो राइट है उनके राइट का कहीं पे भी वो प्रयोग नहीं कर सकती। उसको पुलिस ऑफिसरों के द्वारा उसके ड्रेस के बारे में टोंट मारी जाती है, उसको इतना मेंटली हरास किया जाता है, मतलब उसकी मैरिज के बारे में उसको बहुत अब्यूज किया जाता है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है, क्या कानून आ जाने से या बहुत सारे जजमेंट आ जाने से क्या प्रैक्टिकल चीजों में बदलाव हो रहा है, वो हम कहीं भी नहीं देख पा रहे हैं। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दूंगी, 2013 में जब निर्भया कांड हुआ था, सेम उसी टाइम पे भी हरियाणा के बनियाखेड़ा गांव में एक दलित लड़की का स्कूल में जाते टाइम उसका गैंगरेप और मर्डर कर दिया गया था। उसके इतने बुरे तरीके से, मतलब उसके शरीर पे सिगरेटों के निशान थे, उसका मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी। तो ऐसी कंडीशन, एक मतलब एक महिला की क्या राइट है, एक लड़की की क्या राइट है? उसको राइट है कि अगर किसी भी महिला के साथ ऐसा हो रहा है तो पुलिस पे जब उसकी फैमिली जा रही है कंप्लेंट लगवाने के लिए, पहले तो पुलिस कंप्लेंट ही नहीं लिख रही है कि यहाँ पुलिस स्टेशन में नहीं लिखी जाएगी। जबकि पुलिस अधिकारी अगर किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी विक्टिम आता है तो उनको कंप्लेंट लिखनी होती है, बट वो दूसरे एरिया में उसको रेफर कर सकते हैं। बट फिर भी ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकल में। पुलिस अधिकारी विक्टिम फैमिली को बहुत टॉर्चर करते हैं। एक तो एक फैमिली उसके घर में से उसके बच्चे को, उनकी मतलब बेटी को खो रहे हैं, वो बहुत परेशान सिचुएशन में है, उनको इमीडिएटली हेल्प की जरूरत है, और ये हेल्प उनको पुलिस ही कर सकती है कि उनकी बच्ची को क्या हुआ, कैसे वो आइडेंटिफाई करने के लिए। बट ऐसी सिचुएशन में जो पुलिस का जो रवैया है विक्टिम फैमिली के साथ, वो बहुत रूडली है, बहुत बुरा है। उसको मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। उसके बाद जब फिर लड़की की डेड बॉडी भी मिल जाती है तो पुलिस को डिमांड करती है फैमिली की उनको पोस्टमार्टम कराना है। एक तरफ तो जब निर्भया कांड हुआ था, निर्भया का जो निर्भया को ट्रीटमेंट के लिए विदेश में ले जाया गया था, दूसरी तरफ जो एक दलित लड़की को मतलब एम्स में 7 दिन धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है उसके पोस्टमार्टम के लिए भी, और वो भी जन्माष्टमी के समय पे पुलिस ऑफिसर ये बोल रहे हैं कि सॉरी आज तो छुट्टियां हम नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद पुलिस कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इस डेड बॉडी का, जैसे हताश केस तो अभी हुआ है बट ऐसा नहीं ऐसी घटनाएं पहले नहीं हुई है, ऐसी बहुत सारे एक्सपीरियंस है हमारे पास। तो दूसरी तरफ पुलिस लेके आ रही है लड़की को डेड बॉडी को उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, बट जो गांव के आसपास के एरिया के दलित कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करा, हर गांव में बंद कर दिया उन्होंने, कोई भी आए जाएगा नहीं। तो इसके द्वारा जब पुलिस आई रात को तो पुलिस को वापस जाना पड़ा। तो फिर क्या होता है ऐसी घटनाओं में, जब पूरा पॉलिटिकल प्रेशर होता है पुलिस के ऊपर, तो पुलिस क्या करती है, इनको पता है ये दलित कम्युनिटी के लोग कितना लड़ेंगे, है इनके पास कुछ रिसोर्स नहीं है ऐसी, इसीलिए जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें सीबीआई की इंक्वायरी की डिमांड की जाती है, तो उन केसों में पुलिस क्या करती है, क्लोजर रिपोर्ट में उनके फैमिली रिलेटिव को उसमें से किसी ना किसी को फंसा के केस को क्लोजर रिपोर्ट दे देती है, जिससे कि फैमिली को क्या होता है, डर हो जाता है कि एक तुमने हमारे फैमिली के हमारी बच्ची को खोया है,
हमारे घर में से किसी की जान गई है, दूसरी तरफ उस दुख से तो हम निकले नहीं, और दूसरी तरफ हमारे ही फैमिली के लोगों को गुनहगार साबित किया जा रहा है, तो इस प्रशासन से हम कैसे लड़ेंगे? तो बहुत सारे जो विक्टिम फैमिली है, ऐसे केस जो लोअर कोर्ट में ही खत्म हो जाते हैं जजमेंट के बाद, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाते, क्योंकि उनकी जो होप है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, और जो कानूनों में लिखा है, जो हमारे जस्टिस सिस्टम में लिखा है, उस तक वो पहुंच नहीं पाते, क्योंकि उनका जो जो फर्स्ट स्टेप होता है वहां पे लड़ते हैं, सेकंड स्टेप होता है वहां पे लड़ते हैं, थर्ड स्टेप पे लड़ते हैं, लड़ते लड़ते एक पीड़ित व्यक्ति को जब तुरंत जस्टिस नहीं मिला, जब 15 साल बाद जस्टिस मिला, तो उसकी हम क्या फायदा जस्टिस का? उस टाइम पे तो हम भूल भी जाते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या था। ये तो और भी टॉर्चरिंग है कि कितने साल बाद हमें दोबारा से वो रियलाइज कराना, हर दिन कोर्ट में जाना, हर दिन हमें पुलिस अधिकारियों की बातें सुनना, मतलब कुछ कुछ ये सारा जो, एक तो जान गई घर से, और फिर दूसरा जो हर दिन का टॉर्चरिंग है उनके साथ, पुलिस बुला रही है, डीएसपी बुला रहा है, एसपी बुला रहा है, मतलब ये सारा जो टॉर्चरिंग हो रहा है, उनके पास पैसे हैं या नहीं है? अब प्रकाश लोग पैसे दे के पुलिस स्टेशन दूसरे डिस्ट्रिक्ट से एसपी चेंज करा लेते हैं, डीएसपी चेंज करा लेते हैं, उससे इंक्वायरी कराएंगे मुझसे, उनके पास रिसोर्सेस हैं ये सब करवाने की, बट जो विक्टिम फैमिली है उनके पास ना तो रिसोर्स है, लैक ऑफ नॉलेज है, उनको नहीं पता कि वो ये करवा सकते हैं, कैसे कराएं कैसे ना कराएं। तो मतलब बहुत सारे ऐसे ग्राउंड हैं जिससे कि एक तरफ तो है कानून जो हमें पावर दे रहा है, दूसरी तरफ से है जो ट्रेनिंग दी जा रही है पुलिस को कि इन कानूनों को आपने कैसे तोड़ना है, इनको कैसे कमजोर बनाना है। हाँ, मतलब ये आप कह सकते हैं कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, सबसे ज्यादा जो हमारे लिए सबसे जरूरी संसाधन है वो है नॉलेज। अगर इंफॉर्मेशन हो, अगर नॉलेज हो, अगर आवाज हो, तो क्या इन सब चीजों की वजह से आपकी संस्था आपने खोली? मतलब आप कैसे इसको अपनी संस्था के साथ अगर आप जोड़े, आपकी 2 संस्थाएं हैं, है ना? आप 2, उनके बारे में बताइए, और किस तरह से आप इसको अपनी संस्था के साथ जोड़ के इस काम को आगे बढ़ा रही है, और कैसे वापस बेनिफिशियरी के पास लेके जा रही है, जिनको जरूरत है, जिनके पास, जो बेजुबान है, उनके पास कैसे वापस पहुंच रही है? जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम स्वाभिमान सोसाइटी है, और जो मतलब जो मूवमेंट है हमारा महादलित महिला आंदोलन, जो कि महादलित आंदोलन का जो हमने स्थापन किया था वो 2017 में किया था। मतलब ये जो महादलित महिला आंदोलन है और जो स्वाभिमान सोसाइटी है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विक्टिम लड़कियां जो खुद रेप की शिकार हैं, और जो मतलब ऐसी महिलाएं जो दलित में भी महादलित समुदाय से आते हैं, जिनके लिए ऑर्गेनाइजेशन में भी नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे मैंने मेरे खुद के एक्सपीरियंस से कहीं पे प्लेटफॉर्म नहीं देखा, तो उनके लिए हमने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म स्थापित करने की कोशिश की है, जिसका मकसद पूरा ये है कि हम, जैसे कि मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को देखा कि हम किसी व्यक्ति में कैसे बदलाव करेंगे। एक तो हमारे पास एजुकेशन होनी चाहिए, जो हम विक्टिम हो गए, एक घटना हुई है वो हो चुकी है, वो घटना हुई है वो हो चुकी है, हर दिन हमें एक विक्टिम हो के टॉर्चर तो होना पड़ता है, क्योंकि एक विक्टिम को उसके फैमिली में भी, जैसे हम महादलित क्यों बोलते हैं, विक्टिम जो है उसको उसके घर के अंदर भी टॉर्चर फील होता है, क्योंकि उसके साथ भी टॉर्चरिंग किया जाता है बहुत ज्यादा। उसकी ये घटना जो है उसकी वजह से समुदाय से उन्हें गांव छोड़ना पड़ रहा है, लोगों की सुननी पड़ रही है, वो कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सारी जो समस्याएं हैं। बट एक ज्यादातर क्या होता है, हमने देखा है कि जो भी विक्टिम जो लड़कियां होती हैं, उनके जब भी ऐसी घटना हुई है तो फैमिली वाले क्या सोचते हैं कि इनकी मैरिज कर दो। अगर मैरिज कर देंगे तो उनको लगता है कि हमें तो कलंक लग गया, हमारी बेटी के साथ ऐसा होगा, बट वो ये नहीं सोचते कि ये हमारे हमारे ऊपर जिनने किया उनके ऊपर लगना चाहिए कलंक। तो ये कलंक उन लोगों के ऊपर कैसे लगे कि जिस तरीके से एक विक्टिम लड़की, मतलब वो बहुत डरी हुई सहमी हुई कोर्ट में जाती है, और वो अपर कास्ट लोग जिन्होंने ऐसा अत्याचार किया है वो सरेआम आके, मतलब खड़े होकर के, वो सीना तान करके वो खुद कोर्ट के सामने इतना कॉन्फिडेंस से खड़े हैं, तो क्यों ना हम उन विक्टिम लड़कियों को कोर्ट में एक अधिवक्ता के रूप में खड़ा करें, ताकि वो भी एक दिन दूसरों के लिए लड़ सके, और उन जो जो इस तरीके के अपराधी जो लोग हैं
उन अपराधी लोगों को ये पता चले कि तुमने क्या अत्याचार किया है और इसकी क्या सजा है। ये नहीं हो कि वो एक ऐसे लॉयर की हेल्प ले जो कि मतलब क्या होता है यूजुअली जो भी मतलब जो भी आरोपी है उसकी तरफ से 20-20 वकील होते हैं, जिसमें अपने आप में जज को भी लगता है कि हाँ देखो ये तो इसका कितना अच्छा करैक्टर होगा, इतने सारे अधिवक्ता इसकी पैरवी करने के लिए आए हुए हैं। तो वो एक नॉर्मली सी बात है कि कोर्ट को भी लगेगा कि हाँ ये एक जेन्युइन पर्सन है ये। और जबकि विक्टिम फैमिली की तरफ कौन होता है? एक वकील, एक महिला वकील, एक विक्टिम ऐसी वो खुद भी मतलब अगर वो दलित समुदाय से है उसको खुद उन इतने सारे वकीलों को देख के उसका वैसे कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो हमारा जो उद्देश्य है इन लड़कियों को मतलब लॉ की एजुकेशन देना और उनको ऐसी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कराना, एक्सपोजर कराना, पुलिस स्टेशन में कैसे बात करनी है, कोर्ट में कैसे बात करनी है, फील्ड में कैसे जाना है और किस तरीके से वो उनके खुद के साथ जो घटना हुई है उससे रिलेटेड वो उस दुख को महसूस करके वो दूसरे को पेन को वो लड़कियां फील कर सकती हैं, वो वास्तव में जस्टिस के लिए काम कर सकती हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है कि उनको एक लॉ की एजुकेशन दे कि खुद उनको अधिवक्ता बनाया जाए, जो खुद एक अधिवक्ता बन के दूसरों की पैरवी। और जो अगर हम लोग मतलब उनके अवेयरनेस के लिए काम करते रहे, ठीक है अवेयरनेस हो गया, बट मुझे लगता है अवेयरनेस से काम नहीं चलेगा। एक ऐसी प्रोफेशनल एजुकेशन होना जिसमें उनके खुद के व्यक्तित्व में भी बदलाव और सोसाइटी में भी वो कुछ बदलाव कंट्रीब्यूट कर पाए। बहुत बढ़िया। मतलब मैं कितनी इसकी बात की तारीफ करूं वो कम है, क्योंकि जब हम अपने जो ये एक कलंक का जो एक भाव है, इससे अगर हम सभी, चाहे वो परिवार वाले हो चाहे वो खुद जिसने भुगता है वो हो, हम इससे बाहर निकले। क्योंकि शर्म हमें नहीं, शर्म उसे आनी चाहिए जिसने ये कुकृत्य किए हैं, जिसने ये हीनियस क्राइम किए, उन्हें शर्मिंदा हमें करना है ना। और उसके लिए अगर आप भाषा दे रही हैं, उसके लिए अगर आप एक इंफॉर्मेशन दे रही हैं, उसके लिए उनको आप एक वो हिम्मत दे रही हैं कि उसको अपने साथ घटित जो भी घटना हुई है उसको किस तरीके से कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर में वो अपने न्याय के लिए, अपने जस्टिस के लिए वो बात कर सके, लड़ सके, डिमांड कर सके, इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। बहुत ही मतलब बहुत आपके लिए तारीफ की बात है ये, रियली। तो ये आप 2017 से कर रहे हैं? हाँ जी, हम लोगों ने नेटवर्क में हम लोग 2017 से काम कर रहे हैं, बट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन का हमने प्रोसीजर शुरू किया वो 2012 से शुरू किया था। अच्छा, ठीक है। और आपकी दूसरी जो संस्था है? दूसरी संस्था नहीं है एक्चुअली में, हमारा वो मूवमेंट है, आंदोलन है। अच्छा, उस आंदोलन के बारे में बताइए फिर। हाँ, जो आंदोलन है एक्चुअली में यहाँ पे जो एक झांसा गांव है जिसमें एक लड़के को, दलित लड़की को किडनैप किया था और उसका रेप किया था। एक ही महीने के अंदर काफी सारे ऐसे 2017 में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए थे। तो उनमें केसों में क्या था, मतलब रेप करके एक 5 साल की बच्ची का गैंग रेप करके मर्डर किया गया था, एक 3 साल की बच्ची का गैंग रेप करके मर्डर किया गया था, एक 13 साल की बच्ची का गैंग रेप करके मर्डर किया गया था। तो उस टाइम पे हमने, और मेरा जो एक्सपीरियंस था कि हमने देखा था कि मतलब बहुत सारे ऐसे जो घटनाएं हो रही हैं ये दलित समुदाय की लड़कियों के साथ ही हो रही हैं। और फिर जो दूसरा हमारा जो एक्सपीरियंस था कि दलित समुदाय के बीच में भी जो महादलित एक समुदाय है, जैसे जो मैनवाल सकवंजी कम्युनिटी है या मुसहार है या फिर धाना कम्युनिटी, बहुत सारी ऐसी सब कास्टेज हैं जिनमें कि मतलब कास्ट में भी कास्टिज्म होता है जिनके साथ। तो ऐसी महिलाओं का जो मेरा एक्सपीरियंस था कि उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है या उनका कोई खुद का एक ऐसा स्पेस नहीं है कि वो किस तरीके से मतलब उनकी आवाज को उठाएं। और हमने ये एक हिस्टोरिकल बनाने के लिए तो हमने ये आंदोलन का लॉन्च किया था, जहाँ पे ये घटना हुई थी उस प्लेस से हमने लॉन्च किया था।
और उन फैमिली को बुलाया था कि जो मतलब गांव के लोग बोलते हैं कि हाँ इनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, वो खुद ऐसे होंगी, ये जो नजरिया है हमारे समुदाय का उसको किस तरीके से बदला जाए, और जो लड़कियां हैं वो किस तरीके से घर से बाहर निकले। तो फिर हम जैसे भी आंदोलन ले लेके अलग अलग गाँव में गए तो लड़कियां रो रही थी कि हमें इसके साथ जुड़ना है। हम पहले 20 लड़कियां थे इसमें, तो 40-50 लड़कियां ऐसे ही गाँव से हमारे साथ जुड़ गई थी। तो अलग अलग गाँव में और बहुत बूढ़ी सारी महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी थी जिनकी एज भी काफी थी, और ये मूवमेंट यंग लड़कियों ने ही लॉन्च किया था। तो मतलब लड़कियां किस तरीके से कि उसमें हमने ये भी देखा कि दलित समुदाय की जो लड़कियां उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, बट लड़कियां आंदोलन में आने के लिए हमारी जो बातें थी उनको सुन के, भाषण सुन के, बाकी लड़कियों का एक्सपीरियंस देख के, जिन्होंने फेस किया वो लड़कियां थी, खुद रेप विक्टिम थी इसमें, वो बोल रही थी तो लड़कियां रो रही थी कि हमें जाना है। तो घर वालों ने फिर मजबूरी में उनको भेजना पड़ा। जो लड़कियां बाहर नहीं निकलती वो खुद रो रो के इसके साथ जुड़ी थी। तो मतलब कहते हैं ना कि जब एक आइडिया आ जाता है तो जब आइडिया की जर्नी जो सफर शुरू होता है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर उसके अंदर में अपनी अपनी मोमेंटम, अपनी हिम्मत खुद ही आती जाती है। तो इसमें क्या सिर्फ दलित समुदाय की ही लोग जुड़ रहे हैं या इसको आपने खोला है और दूसरे समुदायों के साथ में भी जोड़ के इसके साथ में, इस आंदोलन के साथ में आप जोड़ रही हैं, किस तरह से? मतलब हमारा जो आंदोलन है, जैसे मैं एक विमेन राइट एक्टिविस्ट हूँ, तो मेरे लिए कोई भी महिला ऐसा नहीं है कि कोई महिला खास है और कोई महिला खास नहीं है। मैं मानती हूँ कि अत्याचार और वायलेंस तो वायलेंस ही है, बट जो डिफरेंसेस जो है हमने प्रैक्टिकली हमारी सोसाइटी में जो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो अंत में है और जो महाअंत में है वो क्या सफर कर रहा है, जो उससे थोड़ा ऊपर आ गया वो कैसे सफर कर रहा है, और जो थोड़ा ऊपर है वो क्या सिचुएशन है उसकी। बट ऐसा नहीं है कि हम जो दलित नहीं है कि उनके लिए काम नहीं करते या फिर जो या उनके साथ वायलेंस नहीं हो रहा है। तो हम हर प्रकार के केस लड़ते हैं, सभी कम्युनिटी की लड़कियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं। बट बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि जो मतलब प्लेटफॉर्म और जो लीडरशिप है जिनको नहीं मिली है अब तक, उनको हम उनके लिए हम एक स्पेस मतलब सेफ स्पेस क्रिएट करें ताकि उनको ये फील हो, क्योंकि लड़कियां बोलती हैं कि ऐसे हमने कभी नहीं देखा कि कोई हमें इतनी अहमियत दे, हमें कोई माइक दे, हम बोल ले लोगों के सामने, हमें किस तरीके की कहीं से ट्रेनिंग मिले। तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक आएंगे, हमारी लाइफ में ऐसा बदलाव हो जाएगा। तो ये जो मतलब जो ये लर्निंग प्रोसीजर है, इससे हमें लगता है कि ये बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद जो कि मतलब दूसरी कम्युनिटी की जो लड़कियां जो महिलाएं हैं वो बोलते हैं कि हाँ वाकई में इसकी जरूरत है, क्योंकि जिनका जो प्रोस्पेक्टिव जो दृष्टिकोण बना हुआ है कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा, हमारे समुदाय के लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो उनको ना एक नजरिया मिलता है उनको भी सीखने के लिए कि हाँ हमारे समुदाय के लोग ऐसा कर रहे हैं और ऐसा हो रहा है। अभी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी इसके साथ जुड़े और इसको बदलाव के लिए एक पहल करें। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी है जो दूसरे समुदाय से जुड़ी हुई हैं, जो इसमें अपने स्ट्रगल को कंट्रीब्यूट कर रही हैं किसी न किसी तरीके से। बहुत बढ़िया मनीषा, जैसे कि अगर हम आंकड़ों से जाएं तो रिसर्च के आंकड़े कहते हैं कि 2 में से 1 बच्चा जो है उसके साथ में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, और वो परिवार के या जान पहचान के 90% जो है वो जान पहचान के लोगों से या परिवार के अंदर में रहकर हुआ है ना। तो जब आप ऐसा आंदोलन चला रही है और ऐसा एक समुदाय क्रिएट कर रही है, बना रही है, और उसके अंदर में आपने एक उसको सीमा रेखा से नहीं बांधा, उसको आपने खोला है कि जिसको भी जरूरी, क्योंकि जैसे आपने कहा वायलेंस इज वायलेंस, और जो भी इसके साथ में जुड़ेगा और जो, तो ये जो सेफ स्पेस आप बना रही, क्योंकि हमारे भी हम भी अभी जो काम कर रहे हैं रक्षण प्रोजेक्ट नाम से, इसमें हम युवाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कॉलेजेस के थ्रू, है ना। तो जो भी स्वयं सेवी संस्था से मतलब जो जुड़े हैं, NSS जो वॉलंटियर्स जुड़े हैं कॉलेजेस के अंदर में, उनके साथ में हम यही एक जो आपका एक है बेसलाइन की इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड लैंग्वेज, है ना, ये 3 चीजें अगर होंगी किसी के पास में भी और उसके हाथ में वो माइक होगा और उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही बदलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मेरे पास में भाषा है, मेरे पास में समझ है, मेरे पास में आवाज है।
और मेरी आवाज बुलंद करने के लिए प्लेटफॉर्म है। तो हम भी बहुत उसी लाइन के अंदर में हम भी काम कर रहे हैं, और सेफ स्पेस हमारे लिए भी बहुत, मतलब हमारे काम के अंदर में भी हम बहुत जरूरी ये समझते हैं, जो भी आप क्रिएट कर रही है सेफ स्पेसेस के लिए। तो इन जो सेफ स्पेसेस के बारे में आप बात कर रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और खुल के बताइए कि उसका अनुभव, मतलब जैसे आपने थोड़ा सा बताया, थोड़ा और खुल के बताइए कि उस सेफ स्पेस के अंदर में, क्योंकि मेरी सोच कहाँ जा रही है, मुझे थोड़ा सा समझने कि हम लोग खुद के दुश्मन बन जाते हैं, है ना। हम कहते हैं कि मेरा वाला नीला ज्यादा नीला, तुम्हारा वाला नीला कम नीला, है ना। हम इस तरह से बातें करने लगते हैं। पर आपने बहुत अच्छा कहा, आपने कहा वायलेंस इज वायलेंस एंड औरत है औरत है। हर समुदाय में जैसे अंत है, महाअंत है, उनका अनुभव जो है वो थोड़ा बदलता चला जाता है, और अत्याचार बढ़ता चला जाता है, जिससे लेकिन वो जो अनुभव है वो नीला सबके लिए उतना ही नीला है, जो घटना है उसके लिए सबके लिए उतनी। तो आपके समुदाय में जब अगर हर तरह के समुदाय से जब लड़कियां या महिलाएं जुड़ रही हैं, तो उनके आपस की वार्तालाप कैसी है? क्या वहां पे भी थोड़ा सा मनमुटाव आता है कि आप नहीं समझोगे, आपको नहीं पता है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल नहीं है, आप हमारा हालात नहीं जानते, कुछ इस तरह की बातचीत होती है? और अगर होती है तो आप उसके अंदर में कैसे ब्रिज करती है, मतलब उसको, क्योंकि जोड़ना जरूरी है ना, जुड़ के आगे सबने जुड़ना, सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, महिला और पुरुष को भी, और सभी जेंडर्स को जुड़ के हमको एक, हम अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, हम एक्सेस की बात कर रहे हैं, तो सभी को जुड़ के आगे चलना जरूरी है ना। तो आप उस सेफ स्पेस को वाकई सेफ स्पेस बनाने के लिए, ये मन मुटाव की जो चीजें आ जाती है, ये फॉल्ट लाइंस जो है हमारे बीच में, इनको कैसे जोड़ती है? जैसे मेरे सामने कई सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं और मतलब उदाहरण हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी मी टू जो मूवमेंट चला था, कि सबने देखा था कि किस तरीके से जो सेलिब्रिटी महिलाएं हैं वो मी टू के द्वारा, मतलब मीडिया के द्वारा, मीडिया एक उनको पावर मिली, जो ऐसी महिलाएं जिनके पास एजुकेशन पावर थी, इंस्टीट्यूशन लेवल पे सब कुछ पावर थी, वो आर्थिक भी बहुत सक्षम महिलाएं थी। बट वो महिलाएं, ऐसी महिलाएं, मतलब अभी 2018 में या 2019 में वो मीडिया के द्वारा वो अपनी जो उनके साथ जो हुए अत्याचार थे वो अभी मीडिया के द्वारा बाहर निकाल रही है, ना कि उनके फैमिली बैकग्राउंड के द्वारा उनको ये पावर मिली है कि वो इन चीजों को फैमिली में बोले या फिर कम्युनिटी के सामने रखे कि मेरे साथ ऐसा वायलेंस हुआ है। बट जब हम देखते हैं कि एक ऐसी महिलाएं जिनके पास जो फिल्म इंडस्ट्रीज में जो महिलाएं हैं, या फिर जो कंपनी में जो महिलाएं हैं, बड़े बड़े पदों पे जो महिलाएं हैं, जो बहुत सेलिब्रिटी महिलाएं हैं, वो महिलाएं, और जो मतलब इस तरह की महिलाओं ने अभी उनकी आवाज बाहर आई है, किस सदी में जी रहे हैं हम लोग। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक ऐसे पर्टिकुलर समुदाय से आने वाली महिलाएं जिनके पास एक्सेस टू मतलब मीडिया भी नहीं है, जिनके पास एंड्रॉयड फोन भी नहीं है, जो अभी तक पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है, जो ऐसे रूरल एरिया से आने वाले लोग जिनका जहां पे अभी तक लाइट ही नहीं पहुंची है। जैसे हम बिहार की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे लाइट भी नहीं है, और तो उन महिलाओं के जो पेन है, जो स्ट्रगल है, वो कब आएंगे सामने? तो ये जो डिफरेंसेस है ये हमें मतलब दिखाई देते हैं कि क्या जिनके पास प्रिविलेज भी था, जो अब आके स्टेज पे बोल रहे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो वो महिलाएं जिनके पास कुछ है ही नहीं है, तो उनको तो यहाँ तक आने के लिए भी अभी और 1000 साल लगेंगे। ना कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ अभी एक दलित लड़की के साथ ऐसा हुआ, रेप मर्डर हुआ और हमें जस्टिस मिल जाएगा, इमीडिएटली कुछ बदलाव हो जाएगा, नहीं। क्योंकि हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जिस तरीके से निर्भया के इंसिडेंट के बाद एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो जाता है, एक मतलब एक ऐसे समुदाय की महिलाएं, पूरे समुदाय की महिलाएं बाहर आ जाती हैं, पूरे महिला मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट बाहर आता है कि इसमें बदलाव की जरूरत है, और कानूनों में भी चेंज हो जाता है, पॉलिसी भी तुरंत चेंज हो जाती है, जिसका कुछ केसेस में अभी बेनिफिट भी मिल रहा है। तो एक ऐसा हताश का जो एक्सपीरियंस है, कौन सी पॉलिसी में चेंज हो रहा है,
कौन सा। हाँ, ये है कि जो लोगों, ये भी जो अभी जो मीडिया, जो हमारा जो मीडिया इसको कवरेज कर रहा है, वो किस प्रकार से मीडिया इसको कवरेज कर रहा है, क्यों मीडिया भी यहाँ तक जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे पर्टिकुलर लोग अभी थोड़ा बहुत जो सोशल मीडिया का प्रयोग करने लगे हैं, वो सोशल मीडिया पे अभी आए हैं और उन्होंने उनकी आवाज को खुद स्प्रेड, मतलब खुद फैलाया है लोगों में, और उसके द्वारा मीडिया की भी एक मजबूरी बन गई कि हम इन तक जाएं, इस मुद्दे के समझिए। और एक ऐसा मुद्दा पूरे वर्ल्ड लेवल पे मतलब फैल गया, सबको पता चल गया कि ऐसी घटना हो रही है, और इतना ब्रूटली जो वायलेंस हो रहा है, मतलब एक व्यक्ति को, एक महिला को, एक लड़की को, जिसको हम हमारे देश में अगर हम कहें कि हिंदू हिंदू जो रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग हम लड़की को देवी मानते हैं, तो उस देवी को हम, उसके फैमिली जो है उसका अंतिम संस्कार कर, अगर हम हिंदू रिलीजन को ही मानते हैं, उसमें ही बिलीव करें, तो हमारा जो प्रशासन है उसी प्रोस्पेक्टिव से बना है, हिंदू प्रोस्पेक्टिव से, अगर उसको ही फॉलो करे वो तो उसको भी फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब हमें ये भी मरने के बाद भी जो हमारी जो डेड बॉडी है उसको भी किस तरीके से सड़कों पे रुलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक समुदाय के आने वाले लोग वो उनके घर में भी उस दुख को बैठ के रो पाए, उनको उसके इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, उनको इन घटना होने के बाद भी सड़कों पे रोना पड़ता है, वो अपने दुख को भी अंदर बैठ के नहीं रो सकते। तो ये जो एक्सपीरियंस है, मतलब ये हमें डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर समुदाय की जो महिलाएं आज भी फेस कर रही हैं, और इनको हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते, किसी न किसी तरीके से हम लोगों को इन डिफरेंसेस को समझना होगा, और किस प्रकार से एक दलित लड़की और किस प्रकार से एक नॉन दलित लड़की, मतलब दूसरे समुदाय की, अभी एजुकेशन के द्वारा हमारे समुदाय में बहुत बदलाव आया है। जैसे कि हम बात करें महिलाएं, जो दूसरे समुदाय की महिलाएं भी हैं, उन वो भी समझने लगे हैं कि हाँ पर्टिकुलर इस समुदाय के साथ ऐसा हुआ है और हो रहा है, और हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। बट दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जब हम देखते हैं कि ऐसे समुदाय के साथ ये अत्याचार हो रहे हैं, और फिर इस समुदाय की जो महिलाएं अभी आवाज उठा रहे हैं, और यंग, सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है कि जो दलित समुदाय की यंग जनरेशन है, जो न्यू फेमिनिस्ट है, जो दलित लड़कियां जो अभी सामने आई है, वो बहुत बड़ा मतलब एक हमारे जो चेंज हम देखते हैं हमारे लाइफ टाइम में, क्योंकि हम सोच नहीं सकते थे जब हमने काम शुरू किया था कि कभी ऐसा दिन होगा जो हमारे ही समुदाय के लोग, जो एजुकेटेड लोग हैं, इस मुद्दे को समझेंगे। मतलब लोगों को ही हम इस मुद्दे को समझाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बट अभी जो है बाकी समुदाय के लोग भी कहीं ना कहीं ये नहीं बोल सकते कि हम 100% पर 2% या 5-10% उनको भी समझ में आया है कि हाँ ये अत्याचार है और हमें भी इनके साथ खड़ा होना चाहिए। बट जो है एक्सेस टू मतलब प्लेस जो है उसका बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्स ना होने की वजह से हम उन प्लेस पे अभी एक्सेस नहीं कर पाते। जो मीडिया कवरेज है, जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, ये हर दिन मीडिया उसको नहीं चाहेगा कि हम, उनको नहीं पता कि हम लड़कियों को लो के स्कूल में पढ़ा रहे हैं। एक ऐसी विक्टिम लड़कियां जो खुद ने, जिनके साथ गैंग रेप हुआ, जिनके साथ रेप हुआ, वो अभी लॉ की स्टूडेंट है, और हमारा प्रशासन ये काम नहीं कर रहा है। जबकि रिहेबिलिटेशन जो पॉलिसी है, एजुकेशन जो पॉलिसी है, उनके डेवलपमेंट का जो पूरा पॉलिसी है, जो कंपनसेशन है, उसके द्वारा अगर देखा जाए हमारे जो प्रशासन ने, मतलब इस स्कीम के दौरान जो बेनिफिट मिलने होते हैं, केस के निर्भया जजमेंट के बाद भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें जजमेंट भी आ गया और कोर्ट ने ये डिसाइड भी कर दिया कि इसको इतना कंपनसेशन मिलेगा। एक 5 साल की बच्ची का रेप हुआ था, और उसके बाद अभी लास्ट 2018 में जजमेंट आया था, तो उसके बाद से अभी तक डालसा ने जो उसका कॉम्पनसेशन देना था वो अभी तक नहीं दिया, क्योंकि कंपनसेशन अगर उनके पास जाते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन है कि हमारे पास तो बजट नहीं है। मतलब ये जो पॉलिसी बनाई क्यों गई है? जब आपके पास बजट नहीं है तो आप पॉलिसी को कोई कागजों में क्यों दिखा रहे हैं? मतलब जो भी सारी पॉलिसीज हैं, एक तरफ अगर हम बात करें कि हाँ मैं एक अपर कास्ट कम्युनिटी की महिला हूँ, मेरे पास मुझे ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से आती हूँ, बट दूसरी तरफ हम कागजों में देखेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर SC ST कम्युनिटी से आता है, इसके लिए इतने सारे बेनिफिट है और ये व्यक्ति ये ले सकता है।
बट हम रियलिटी में देखते हैं तो वो नहीं दिए जाते। वो उन कम्युनिटी के लोगों को, वो जिनके साथ ऐसी घटनाएं हैं ना, तो वो इनसे अवेयर है। और जैसे लोग जो इंटरवेंशन कर रहे हैं, प्रशासन के पास जा रहे हैं कि ये क्यों नहीं दिया जा रहा है, कि हम कैसे क्या करें। पुलिस खुद बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई किसी पॉलिटिकल लीडर का हमारे पास फोन आएगा तो जो बोलेंगे इस केस में हमने वो ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी पावर नहीं है कि हम अपने मन मर्जी की बात करेंगे, क्योंकि हम पूरी तरीके से जो हमारी जो प्रशासन है और बंधे हुए हैं। तो किस तरीके से ये पूरा जो सिस्टम है उसको मतलब जोड़ के रखा गया है। और उसी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए जब हम सेफ स्पेस की बात करते हैं महिलाओं की, जिसमें कि दलित औरतें और एक अपर कास्ट औरतें भी खुद वो वायलेंस की शिकार हुई है, बट उनके उनके कम्युनिटी के लोगों के द्वारा भी किस तरीके से उनको अछूत बना दिया गया है। एक दलित लड़की को तो अछूत बन जो बर्ताव है, इन सारी चीजों के बारे में हम उनको बताते हैं कि अभी तुम्हें तुम्हें भी एक फैमिली एक आरोपी की तरह देख रही है। हमारा जो सोसाइटी है उसमें हमें पीड़ित की तरह नहीं देखा जा रहा है, ना तुम्हारे घर में ना मेरे घर में। तो हम सबको एक पावर बढ़ने की जरूरत है, और किस तरीके से इसको कलेक्टिव पावर बन के हम इसका विरोध कर सकते हैं, अभी इसकी जरूरत है। और ये जो काउंसलिंग हम लोग कर रहे हैं ना, तो ये प्रशासन करने के लिए आएगा, उसके पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि वो लोगों के माइंड में से कास्टिज्म को निकाल देगा, क्योंकि ये इस तरीके से माइंड सेट बन चुका है हमारी कम्युनिटी के लोगों का। ये माइंड सेट को बदलने के लिए हम लोगों को जो इसके भुक्तभोगी हुए हैं उनको इसको बदलाव करने की जरूरत है। और यही एक तरीका है जो हम लोग बदलाव कर सकते हैं। और अगर हम लोग भी इसको नहीं समझेंगे, हम लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे और हमारे बीच में भी विरोध आभास होगा, तो मतलब कोई हमारे पास फिर प्लेटफॉर्म ही नहीं, हम कहाँ जाके जस्टिस मांगेंगे। हमारे फैमिली वाले हमारे लिए नहीं लड़ने वाले हैं, क्योंकि सोसाइटी ने जो हमारे साथ किया है, जो हमारे साथ हुआ है, उसके भुक्तभोगी हम खुद हुए हैं। हमारी फैमिली भी सफर कर रही है, बट अगर वो सफर कर रही है बट वो हमारी जो सिचुएशन है उसको नहीं समझ रही है, इसलिए एक अलग जगह पे जाके हमें इसको समझने की जरूरत है। और जब हम इसको समझेंगे तभी हम इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। अगर हम इसको समझेंगे नहीं तो हम इसके खिलाफ नहीं लड़ सकते। और जो हमारे साथ हुआ है, जब इसको समझ के हम दूसरों के लिए लड़ने का प्रोस्पेक्टिव बनाएंगे, तभी हम हमारे साथ जो है उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। अदरवाइज हमारी जो पावर है, जो हमारी जो हिम्मत है, वो अपने आप में टूट जाएगी और अकेले हम जस्टिस नहीं पा सकते। बहुत सारे बैरियर हैं, इसलिए हमें हमारी जो हीलिंग है, हम एक खुद विक्टिमों के दूसरी विक्टिम की हीलिंग है, ना कि प्रशासन हमें हीलिंग देने वाला है। सारा समाज जो है, हम एक ऐसी मतलब जो दुखों का जो एक कुआं है उसके बीच में हम लोग खड़े हैं, और उस कुएं के इर्द गिर्द जो लोग हैं, मतलब वो सारा दुखों से भरा हुआ है। और अब उसी दुख में हमें डूब के मरना या उससे बाहर निकलने के लिए हमें कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, वो जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रही है, और बहुत अपने पते की बात कही है कि ये कलेक्टिव एक्शन ही है जो हमें इस कुएं से बाहर निकालेगा। अगर हमारे पास में कलेक्टिव एक्शन नहीं होगा, अगर हम लोग फंस जाएंगे एक दूसरे के साथ में ही मीन मेक निकालने में, तो हम आगे तो बिल्कुल बढ़ ही नहीं पाएंगे, और जहाँ खड़े हैं वहीं पे ये अत्याचार बढ़ता ही चला जाएगा। इसके साथ में और कुछ हो नहीं सकता। मनीषा, आपने इतनी सारी बातें करी है और मैं इतनी सारी बातें और करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास से बचे हैं सिर्फ 3 मिनट, और मुझे लग रहा है कि मुझे आपके साथ बात करने के लिए कम से कम 3 साल चाहिए। और तो मैं इसी पर 3 साल एक्चुअली में कम होंगे भी कम होंगे। बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन हम आपके साथ जुड़ना चाहेंगे और हम जुड़ेंगे और आपके पास में हम आएंगे और हम फिर दोबारा इस बात को आगे बढ़ाएंगे। पर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी बातों से हमारे देखने वाले, हमारे जिन भी युवाओं के पास में ये पहुंचेगा, वीडियो पहुंचेगा, मुझे पूरा यकीन है कि उनको इससे बहुत हिम्मत मिलेगी, उनको आगे का रास्ता मिलेगा, उनको समझ में आएगा कि चाहे कितना भी सामने रास्ते में चैलेंजेस आए, हम रुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम मशाल बनकर आगे बढ़ेंगे, उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ेंगे और अपने लक्ष्य को हम
पाकर रहेंगे। सो थैंक यू सो मच मनीषा। और मैं अब 2 मिनट लेके थोड़ा सा साक्षी के हैप्पी बर्थडे के बारे में बात करना चाहूंगी अपने व्यूअर्स के साथ में। और मैं आने वाले सभी लोगों को और बाद में देखने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, उनको धन्यवाद बोलना चाहूंगी। साक्षी 28 सालों से वी हैव बीन वर्किंग टायरलेसली टू क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट where everyone is equal and harm is prevented. So join us in the creation of a world without child sexual abuse, without sexual violence, and you can click the link in the bio and you can support us and donate to all the organizations who are working for this, including ours. So thank you. Stay tuned for the exciting live we have lined up on this page and on TRP's page. अभी 2 live और होने वाले हैं. Please check them out. Do not forget to donate. आपकी संस्था को, हमारी संस्था को, हम सभी की संस्थाओं को बहुत सारे सपोर्टर्स की जरूरत है. So let's donate and end sexual violence. Thank you मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम दोबारा जुड़ेंगे भी और काम भी करेंगे. हाँ जी, थैंक यू साक्षी, थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you.